आज हम लोग जानने वाले हैं वो है पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो आपका सिविक्स है, तो आपके सिलेबस में जो सिविक्स के लेसन आने वाले हैं वो है एग्ज़ाम में चैप्टर 1, 2, 3, 4। ये बस 4 ही चैप्टर आएंगे। चैप्टर 4 को यहाँ पे निकाल दिया गया है, कट कर दिया गया है, तो ये नहीं आने वाला। लेकिन आपको ये 4 चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अब इन चारों चैप्टर्स बहुत ही ईजी है, एकदम ईजी भाषा में मैं आपको समझाऊंगी। ये जो सिविक्स का टेक्निकल वर्ड होते हैं ना, समझ में नहीं आते, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको कवर कराऊंगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी एसएससी बोर्ड के बच्चे हैं, जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मस्ट है आपको ये देखना, ठीक है। आप पहला लेसन जो हमें दिया गया है वो है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में हम जानेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस किस तरीके से काम करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइडलाइन है किसके लिए, ये गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन है, एक मार्गदर्शन देता है कि आपको कैसे गवर्नमेंट चलानी चाहिए, किस तरीके से सरकार चलानी चाहिए, किस तरीके से लोगों का ध्यान भी रखते हुए आगे प्रोग्रेस करना है, किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, एज अ ऑल्सो द गवर्निंग स्ट्रक्चर्स है क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को क्रिएट करने वाला कौन, तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशंस है। यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इसने डिक्लेयर किया है कि इट्स हैड ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश। कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करने का क्या उद्देश्य था, तो भाई यहाँ पे सेकुलरिटी का मतलब क्या होता है कि हर एक को अपना अपना अधिकार है। तो हर कोई अलग अलग कास्ट के हैं, तो उनको उनके फंक्शन सेलिब्रेट करने का, उनको उनका धर्म फॉलो करने का, मतलब यहाँ सेकुलरिटी है, मतलब हर किसी को फ्रीडम है। यहाँ पे किसी के ऊपर कोई भी रूल नहीं करेगा, तो सेकुलरिटी है, ठीक है। सेक्युलरिटी का आप एक और मीनिंग समझ सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। मतलब कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है, बिकॉज कि देखो हमारे कंट्री में है ना बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर कोई मिलजुल के रहे, इसी को बोलते हैं सेक्युलरिटी। सबको प्रोटेक्ट करना है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का ये उद्देश्य है। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब हमारे कंट्री में ना हर कोई अपना अपना राज चलाएगा। देखो ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, रूल करते, तो हम लोगों ने ब्रिटिशों को भगा दिया। हमने बोला भाई हम अपना कंट्री खुद चला लेंगे, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद का कर लेंगे, गवर्नमेंट भी हम खुद ही बना लेंगे। तो यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सब लोग मिल के एक नए बंदे को बनाते हैं, फिर ये बंदा क्या करता है, इन सब की तरफ से काम करता है और कंट्री को चलाता है, सारी फैसिलिटी स्ट्रक्चर सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि रिप्रेजेंट करना, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो ये सभी लोगों अपनी अपनी जगह पे अपने ग्रुप में से कुछ एक जन को चुनते हैं, फिर ये चुनता है, फिर ये चुनता है, और फिर ये लोग मिल के क्या करते हैं, इनकी प्लेस पे, ये लोगों के प्लेस में ये लोग खुद काम करते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, ये लोग खुद काम करते हैं, और नेता मिनिस्टर इस तरीके से बनते हैं और लोगों को, सोसाइटी को चलाते हैं, सोसाइटी का ध्यान देते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारे उद्देश्य के कारण ही हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि ब्रिटिशों की वजह से जो जो हमने फेस किया, हम नहीं चाहते थे कि लाइफ में आने वाली पीढ़ी भी ऐसा कुछ फेस करे, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो बहुत ही ज़रूरी था, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। और कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो कभी बनाया गया, तो भाई ये 26 जनवरी 1950 में बनाया गया, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशंस भी बना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बोला गया कि इट हैज़, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट हैज़ मेड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न टू एंश्योर दैट सिटीजन्स जस्टिस एंड देयर फ्रीडम इज़ प्रोटेक्टेड। यहाँ पे जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं, प्रोविजंस का मतलब क्या होता है टीचर जी, तो देखिए प्रोविजंस का मतलब होता है कि रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं सिटीजन्स के लिए, जैसे ये कंट्री है, तो इस कंट्री में रहने वाले जो लोग होते हैं इनको सिटीजन्स बोलते हैं। तो ऐसे सिटीजन्स लोगों को जस्टिस देना, न्याय बराबर मिले, फिर उनको स्वतंत्रता भी मिले, फ्रीडम मिले, और इनको प्रोटेक्ट करने
प्रोटेक्ट हो, इनको सहायता दे, इनको कोई न्याय दे, फ्रीडम दे, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना ही इस कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोविजंस बनाए जाते हैं, ताकि आप लोगों के जो अधिकार हैं वो कोई छीने नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में देखा जाता है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट सोसाइटी के हमारे यहाँ पे प्रोग्रेसिव डेवलप सोसाइटी बनाना है, किसके ऊपर बनेगी, तो ये सोशल जस्टिस और सबको इक्वलिटी मिले, इसी के अनुसार ही वो बनेगी। सोशल जस्टिस जैसे कि सोशल मतलब सोसाइटी, तो सोसाइटी बहुत सारे लोग जब मिल जाते हैं इकट्ठा, देखो हम सभी लोग मिल गए थे ना, तभी तो स्वतंत्र हुआ देश हमारा। तो सोशल सोसाइटी और जस्टिस मतलब सबको न्याय भी मिले, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में समझो कि एक मोमेडियन बना हुआ है, एक मुसलमान जज बना हुआ है, तो जब कोई केस आएगा तो वो ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम केस में फेवर करे और मोमेडियन का ही साथ दे, ऐसा नहीं। जो जज है वो सबको बराबर न्याय देगा, उसके सामने कोई कास्ट नहीं, कोई धर्म का नहीं, उसके सामने सब बराबर है, एक समान है। तो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबको गाइड करना है ना, एक मार्गदर्शन देता है कि किस तरीके से हमारी जो सरकार है उसको बताता है कि आप किस तरीके से सभी को किस तरीके से अपनी सरकार चला सकते हो, कैसे अपना राज्य चला सकते हो, ये सारा मार्गदर्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन आया है 26 जनवरी 1950 में आया है, एंड गवर्नमेंट हैज़ वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भी हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को हम संविधान भी बोलते हैं, तो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ठीक है, तो जो भी प्रिंसिपल सिद्धांत दिए गए हैं उसी के हिसाब से ही सरकार काम करती है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऊपर से ही देखने वाले हैं, ओवरव्यू देने वाले हैं, वाइड रेंज ऑफ नेचर इंडियन डेमोक्रेसी। तो ऊपर से ही हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट चेंजेस भी देखेंगे कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, और स्टेप भी देखेंगे कि किस तरीके से सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश की जाती है, इक्वलिटी इस्टेब्लिश किया जाता है। तो उनमें से चलिए फोकस करते हैं 3 एरिया में, जैसे पहला है डेमोक्रेसी, दूसरा है सोशल जस्टिस, तीसरा है जुडिशियल सिस्टम। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या चीज़ होती है, तो डेमोक्रेसी क्या है, तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी डज नॉट मेयरली इम्प्लाई रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर्स। देखो, रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर, द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, तो देखो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, यहाँ पे मीनिंग इसका यही है कि लोकतंत्र, जनतंत्र। ठीक है, तो जनतंत्र इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो हमारी कंट्री में क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के लोग हैं। ठीक है, ये सभी लोग का जो ग्रुप रहता है, ठीक है, इन सभी में से कोई एक बंदा आता है और खड़ा होता है। ये लोग अपनी जगह, ये जो लोग होते हैं, जनता होती है, ये अपनी जगह में एक बंदे को रिप्रेजेंट करती है कि ये हमारी तरफ से हमारे लिए काम करेगा। और फिर ऐसे सब मिल के फिर ये लोग को भी, जो स्कॉलर होते हैं, फिर ये लोग मिल के ऐसे टीम बनाते हैं, जैसे कि इतने सारे लोगों ने बनाया, ठीक है, चुना लोगों को। अब ये लोग ने जो चूज़ किया है, तो फिर इनमें इन तीनों लोग भी इनको चूज़ करेंगे, उनमें से फिर एक बनेगा जो कि पूरी गवर्नमेंट मतलब इन सभी का ध्यान रखेगा, इनके जस्टिस को, इनके न्याय को, इनके फ्रीडम का, सबका ध्यान रखते हुए कंट्री को प्रोग्रेस कराएगा, आगे ले जाएगा। इसे बोलते हैं हम जनतंत्र या फिर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग होता है कि हम सोसाइटी वाले, हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जगह पे किसी एक बंदे को रखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, फिर वो हम लोगों को चलाता है, हम लोगों का पूरा अच्छे से ध्यान रखता है और सोसाइटी मिलके चलती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अभी डेमोक्रेसी डज नॉट मेयरली इम्प्लाई रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर नहीं इम्प्लाई होता, तो क्या है, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक एसेंस होता है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का। ठीक है,
एंड इज इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे इंटीग्रेटेड होते हैं प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और उन सभी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऑन दिस डन डेमोक्रेसी बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी। जो पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी होती है वो डेमोक्रेसी क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है, ये अंदर का पार्ट होता है, ठीक है। तो सिंपल मीनिंग आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी में हम लोग अपनी जगह पे रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे बंदे को कि जो कि अपनी गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीपल, हमारे इंडियन पीपल के अकॉर्डिंग, हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंट इन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट, होल्डिंग फ्री फेयर इलेक्शंस एट अ रेगुलर। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और इन सभी लोगों ने मिल के अपने अपने एक भाई साहब को ऐसे चुना, ठीक है। ऐसे इन सभी लोगों ने, हमारी कंट्री के जितने भी स्टेट के लोग हैं सब लोगों ने चुना। अब ये जो लोग हैं ये भाई साहब भी मिल के ऐसे चुनेंगे, कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को चुनेंगे, और फिर यही गिने चुने लोग हैं जो कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, है ना, अपर लेवल, लोअर लेवल, इनमें काम करते हैं। और फिर ये लोग देखो, हम लोग इलेक्शन के थ्रू इनको चुनते हैं, और फिर हमारा प्रेसिडेंट बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है, गवर्नमेंट होती है, और फिर चीज़ें अपने आप ऐसे चलती हैं। तो फिर जो भी पावर रहती है फिर ये लोग ऐसे देते हैं, फिर गवर्नमेंट ऐसे चलती है, ठीक है। तो इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो इंडिया है सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जितने पार्लियामेंट हो गए, सारी चीज़ें एकदम बराबर हिसाब से चलती हैं। अगर हमारे इस देश में कोई नया कानून लाना हो, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना कि, तो अगर कोई कानून लाना हो, जैसे कि प्रेजेंट की सिचुएशन देख के अगर हमें लगता है कि कोई नया कानून लाना चाहिए, तो वो हम जो भी हमने जिनको रिप्रेजेंट किया है, जो लोगों को हमने चुना है, वो लोग मिलके फिर एक नया कानून ला सकते हैं, ठीक है। जैसे मास्क पहनने का एक नया कानून बन गया कि भाई मास्क पहनना ही पहनना है ड्यू टू करंट सिचुएशंस। तो नया कानून लाने में सब लोग मिल के वो करते हैं, ठीक है, जो कि फेवर ऑफ द सोसाइटी ही होता है। तो इंडिया हमारा सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। यहाँ पे लोकतंत्र चलता है, लोगों का राज चलता है। ब्रिटिश लोगों जब रूल कर रहे थे वो बोल रहे थे हम तुम्हारे गवर्नमेंट है, हम तुम्हारा सब चला रहे हैं, तुम्हारे राजा हैं, तुम्हारा अच्छा ही कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, तू हमारा अच्छा मत कर, तू जा यहाँ से, हम अपना खुद का अच्छा कर लेंगे, हम खुद के राजा खुद ही है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है हम खुद के राजा खुद ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे the increasing participation of the people in political process, political competition show that democracy has become successful great extent। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन बोल दी गई है। देखो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, याद है? तो ये यहाँ पे क्या है, देखो कांग्रेस पार्टी को भी किसी ने बनाया रहेगा, हम ही लोगों में से कई लोगों ने इनको चुना है, और फिर इन लोगों में से कई लोग चुने गए और कांग्रेस पार्टी बनी, एक ग्रुप बन गया, कांग्रेस पार्टी बनी। ऐसे ही हमारी ही इस सोसाइटी से, हमारे ही यहाँ से बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी जगह पे ये लोग काम कर रहे होते हैं, और फिर वो लोग ऐसे अपोजिट ऐसे पार्टी बनाई जाती है कि कभी इस पार्टी को वोट देंगे, कभी इस पार्टी को वोट देंगे, और इस तरीके से हमारी ये डेमोक्रेसी चलती है। इससे ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे बोल सकते हैं ना हम कि भाई कांग्रेस और बीजेपी है तो हम चाहिए तो एक ही को चलाएं, बीजेपी बस को चलाएं, हमेशा बीजेपी को ही वोट दें, तो भाई ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कोई भी पार्टी बेनिफिट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास पावर रहता है ना, सरकार चलाती है, वो कानून बनते हैं, फिर जनता भी वही काम करती है। तो यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस को तो सारी चीज़ें होती हैं, हम खुद के राजा खुद है। अगर इस बीजेपी ने अगर अच्छा काम नहीं किया ना, तो अगली बार हम इसको वोट देंगे, इसको खड़ा करेंगे कि ये अच्छा काम करे हमारे लिए। समझ में आ रही चीज़ें? तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स हो गए, यहाँ पे हर एक पार्टी खड़ी हो गई, तो उसके कारण हमारी जो ये डेमोक्रेसी है वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल है और आगे भी रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हम जनता के लिए राइट टू वोट का भी अधिकार दिया गया। हम लोगों को वोट करने का अधिकार मिला कि हमारे पास अधिकार है, क्योंकि हम सभी जनता ने मिलके ही ये सरकार चला रहे हैं, इसलिए हमें अधिकार है कि हम अपनी तरफ से कई लोगों को ऐसे चुनते हैं, और वो लोग को चुनने के बाद ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग सरकार चलाते हैं, ठीक है।
तो राइट टू वोट में यही चीज़ आ जाती है कि हम लोग उनको चुनते हैं, नेता है, फिर उनको चुना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनको चूज़ करते हैं, तो हमें वोट करने का अधिकार है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमारे पास वोट करने का अधिकार नहीं था, इसलिए कुछ प्रोविजंस लाए गए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाए गए हमारे लिए कि हम किस तरीके से वोट करें। हमारा अधिकार बनता है कि हम अपना राजा किसको चुने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भारत कॉन्स्टिट्यूशंस में एक चीज़ लाई गई और वो थी राइट टू वोट, कि सबको इक्वल अधिकार है वोट करने का। तो पहले तो 21 साल की आयु रखी गई जो कि एडल्ट लोगों के लिए थी, अब जाके उसको 18 साल की कर दिया गया है कि 18 साल के बाद के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, वो वोट कर सकते हैं, उनको वोट करने का अधिकार है। तो आजकल हमारी यंग जनरेशन तो बहुत है और वो लोग फिर वोट करते हैं और वो लोग भी मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजंस हमारे भारत में बनाया गया वोट करने का। और पूरे वर्ल्ड में भी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हमारे भारत की जो डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में से बड़ी डेमोक्रेसी है, बिकॉज कि देखा जाए तो हमारे भारत में बहुत पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है इसीलिए, ठीक है। इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर कंपेयर एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। अगर बाकी हमारे यहाँ पे ज़्यादा वोट होते हैं, बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर बाकी कंट्री की बात किया जाए तो वहाँ पे इतने वोट नहीं है जितने हमारे इधर होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। दिस चेंज इज नॉट क्वालिटेटिव बट दिस quantitative but qualitative as a new political parties are emerging with active support of young voter। आजकल नए नए यूथ बन रहे हैं, तो नए नए यंग पार्टीज भी बन रही हैं। जो पार्टीज बन रही हैं यूथों की, तो उनके कारण क्या हो रहा है कि सब ये लोगों का सपोर्ट रहता है और इन सपोर्ट से ये भाई साहब बनते हैं और फिर इस तरीके से बहुत बड़ी सारी पार्टी जो एक्टिव होती है वो यहाँ पे एमर्ज होती है, जहाँ पे क्वालिटी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे क्वांटिटी में कैसे नंबर ऑफ लोग पार्टी बना लिया ऐसा नहीं, यहाँ पे क्वालिटी दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ चीज़ें होती हैं। दिस पार्टी रिप्रेजेंट, ये सारे पार्टीज जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं वेरियस एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल, की जो हम लोग हैं, हम लोगों ने कुछ एक्सपेक्टेशन रख के ही इनको बनाया है ना। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है तो compete इन द पॉलिटिकल स्पेयर, ऐसे पॉलिटिकल स्पेयर में जैसे कोई कांग्रेस को बनाया है, कोई बीजेपी को बनाया है, तो ये जो पार्टीज होती हैं ये हम लोगों की तरफ से ही चुनी गई है ना, हम लोगों ने इनको तैयार किया है, तो हम लोग इनको वोट करते हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करते तो ठीक है, नहीं करते तो फिर हम इनको रख लेते हैं। तो यहाँ इन पार्टीज में भी कॉम्पिटिशन्स हो जाते हैं, लेकिन इससे हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशंस क्या होते हैं। तो देखो सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग पहले समझ लो, तो डिसेंट्रलाइजेशन अपने आप आपको समझेगा। सेंट्रलाइजेशन होता है कि सारी पावर जो है, हर एक पावर जैसे कि हर एक पावर एक ही जगह आ जाना, एक ही जगह जब ये सारी पावर्स आती हैं उसे हम सेंट्रलाइज बोलते हैं, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि ये जो पावर्स थी इन सभी पावर्स को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और आगे आगे ऐसे बढ़ाते जाते हैं, तो इसे हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। जैसे कि नेशंस में फिर सारे स्टेट को पावर दिया हमने, फिर सारी स्टेट को तो जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उधर पावर मिला, डिस्ट्रिक्ट से लेके फिर जितने भी जैसे कि महानगर पालिका हो गए, ऐसे छोटे छोटे उधर हुआ, देन छोटे छोटे जो टाउन है उधर मिले पावर दी गई, फिर टाउन से फिर जो छोटे छोटे विलेज होते हैं वहाँ पे भी पावर दी गई। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारी पावर है, जो डिसेंट्रलाइज पावर है वो हम क्या करें, डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है हमारी वहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कि हमने पहले स्टेट को दिया, फिर स्टेट से हम डिस्ट्रिक्ट में आए, डिस्ट्रिक्ट से फिर हम आए टाउन्स में और फिर विलेजेस में, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी करने से क्या हुआ कि जो पावर है, जैसे कि हमने किसी एक को चुना तो वो जो चाहे वो करे, अब उसका राज हो गया तो हम लोगों को परेशान भी कर सकता है, हमारे राइट्स भी छीन सकता है। इसलिए
डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हमने इसको राजा तो बना दिया, ये काम तो करेगा, लेकिन ये पूरी इसके पास ना एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा, दूसरी चीज़ पावर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई है। जैसे कि अगर ये काम अच्छा नहीं कर रहा है तो पार्लियामेंट इसको निकाल सकती है, दूसरे को खड़ा कर सकती है। तो इस तरीके से चीज़ें की गई कि अगर ये आज बैठा है, कल से ये काम ढंग का नहीं कर रहा है तो इसको निकाल दिया जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन पावर मतलब सबको, स्टेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इन सबको पावर्स दे दी गई हैं, तो उसी के हिसाब से काम हो रहा है। तो अब यहाँ पे कोई अपना मनमानी नहीं कर सकता। तो ये एक बेटर था हमारे लिए, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी बना दी गई। आई होप कि डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग आपको समझा होगा। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल द मिसयूज ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है कि अब पावर एक दूसरे को ऐसे बांट दी गई है, तो उससे क्या हो रहा है कि कोई भी मिसयूज, जो भी पावर आपको पास है उसका वो मिसयूज नहीं कर सकता। एंड आल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल, और यहाँ पॉलिटिकल में भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, कि कॉमन पीपल भी इसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। अब यहाँ पे डीपीएसपी की बात करते हैं, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोली जाती है। तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी प्रोवाइड किया गया। डायरेक्टिव मतलब कि डायरेक्शंस देना, प्रिंसिपल एक ऐसे सिद्धांत, एक मार्गदर्शन देना। स्टेट पॉलिसी मतलब जो स्टेट होती है ना, हर एक स्टेट है, महाराष्ट्र, यूपी, तो हर एक स्टेट जो हमारे कंट्री के है, उन सभी स्टेट को कैसे काम करना है, ये सारे किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से गवर्न करना चाहिए, सभी स्टेट को मार्गदर्शन देने का काम किसने, तो डीपीएसपी में लिखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि जो कंट्री के स्टेट हैं उन सभी स्टेट को कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें करना है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई। ठीक है, तो ये एक मार्गदर्शन होता है। डायरेक्टिव मतलब कि मार्गदर्शन देना स्टेट को, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उनको, कि आपको किस तरीके से सरकार चलानी है, आपको किस तरीके से काम करना है। तो ये सारी चीज़ें डीपीएसपी में दिया गया है। द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और उस कुछ प्रोविजंस मतलब रूल्स रेगुलेशंस लाए गए डिसेंट्रलाइजेशंस के ऊपर। देखो डिसेंट्रलाइजेशंस भी बनाया गया ताकि कोई मिसयूज ना कर सके पावर का, है ना। जो भी राजा बना दिया मतलब उसके पास पावर आ गई, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन करने की वजह से क्या हुआ कि कोई भी मिसयूज इस पावर का कर ही नहीं सकता। फिर स्टेट गवर्नमेंट को मार्गदर्शन देगी, एक डायरेक्शंस दिए गए कि आपको इस प्रिंसिपल, इस प्रोविजंस के हिसाब से काम करना है, ये सिद्धांत और इसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम करना है। वन सच अ इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इज रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मेक जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और रियलिटी में देखा जाए तो क्या हुआ कि जैसे कि हमारा देखो एक छोटा गांव है, ठीक है, और ये छोटे गांव पे चुन के फिर पंच आए, फिर पंचायत, है ना, इस तरीके से, फिर नगर हुआ, टाउन्स, फिर नगर पालिका, ये सब, फिर आया डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में फिर जिलाधिकारी वगैरह हो गए, फिर डिस्ट्रिक्ट से फिर आया ये स्टेट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेट में हुआ। तो अब ये जो स्टेट की गवर्नमेंट है इसके पास पावर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन अगर जिसने स्टेट ने बनाए हैं या फिर कैसे चलाना है, तो स्टेट के पास अधिकार है। अब उसने अपने कुछ पावर इसको दिए ताकि ये भी अच्छे से काम करे। फिर इधर स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट को पावर दे कि डिस्ट्रिक्ट भी अपने लेवल में अच्छे से काम संभाले। फिर इस डिस्ट्रिक्ट ने जो अपना पालिका हो गया, नगर पालिका वगैरह, तो इसको काम दिया ताकि ये अच्छे से संभाले। फिर विलेज को दिए गए ताकि ये अच्छे से अपना काम संभाले, अपना अपना काम दिया, उनको पावर दी कि आप अच्छे से सेल्फ गवर्नमेंट होके, आप खुद अपनी गवर्नमेंट होके खुद काम करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक पावर मिल जाती है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो जाती है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट वेर मेड टूवर्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशंस। इंडिपेंडेंट के बाद ये चीज़ें करना ज़रूरी था, जैसे कि पंचायत लाना, गांव में पंचायत लाना। आप गांव के ही कुछ लोग मिल के पंच बनाते हैं। ठीक है, तो एक पंचायत बनती है, वो पंच काम करता है। तो देख रहे हो मतलब कि खुद ही के लोग, एक सेवरल हो गया कि मतलब हर कोई यहाँ पे अपना खुद के लिए चुन रहा है। एंड वन सच ए इम्पॉर्टेंट आइटम इज 73rd and 74 अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गेव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू लोकल
सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर। जो 73rd और 74 अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें अगर सपोज वर्तमान को देख के कुछ हमें चेंजेस करने हैं, हम उस पर कर सकते हैं। तो अब आप बोलोगे कि मैडम जो राइट्स है उनको हटा के हम दूसरा डाल सकते हैं। नहीं नहीं, आपको यहाँ पे ना कुछ हटाना नहीं है, आपको थोड़ा बहुत ही आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप पूरा हटा नहीं सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान देना, थोड़ा सा चेंजेस लाना अमेंडमेंट कि उसमें कुछ इंक्लूड कर देना, ऐसा जो सही है वही चीज़, जो फेवर में है सोसाइटी के वही चीज़ आपको डालनी है। तो यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कि गांव का लेके एक डिस्ट्रिक्ट है, नेशन है, स्टेट है, फिर स्टेट से फिर नेशन है। तो ये सेल्फ गवर्नमेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि वो लोग खुद चुनते हैं और फिर एक को बनाते हैं, पंच बन गया, फिर वो ध्यान देख रेख करेगा। अब इस पंच के पास अगर पैसे नहीं है या फिर कोई पावर नहीं है तो वो फिर उसको डिस्ट्रिक्ट देगी, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट पास नहीं है तो फिर वो उसे स्टेट देगा, स्टेट के पास नहीं है तो फिर उसे नेशंस देगा। समझ में आ रही हैं चीज़ें? तो ये सारे पावर्स उसको दिए गए। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है। तो आइए इसे जानते हैं कि 73rd 74 अमेंडमेंट होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 73rd जो अमेंडमेंट है यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ग्राम सभा, फिर पंचायतों का गठन, कि किस तरीके से पंचायत बनती है, फिर उनके चुनाव, उनको आरक्षण दिया जाए, सदस्यों की योग्यता की उनकी क्या योग्यता है, वो कैसे बन सकते हैं, और इस तरीके की चीज़ों का यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो भारतीय संविधान में जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है इसमें एक नया भाग जो कि 9 सम्मिलित किया गया पंचायत का, ठीक है। पंचायत का जो कि गांधी जी ने कहा कि इसको डालना जरूरी है। तो अनुच्छेद आर्टिकल जो 243 है, तो 243 से जो ओ का प्रावधान है उसमें बताया गया कि इस कानून के संविधान में, ठीक है, एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, एक नया शेड्यूल जोड़ा गया 11th वाला। इसमें पंचायतों की 29 कार्यकाई विषय वस्तु है। तो ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकार विभूषित करेगा जिससे कि स्वयं प्रवर्तक इकाई की कार्य करने में सक्षम हो। इसका मतलब क्या हुआ? और ये 74 अमेंडमेंट क्या है? तो 74 अमेंडमेंट में आपको नगर पालिका के बारे में बताया गया कि आपको एक नगर पालिका भी रखना है, ठीक है। तो 1 जून 1993 से नगर पालिका भी बन गई। तो नगर पालिका में गाँवों को शहरों में परिवर्तित करने का काम नगर पालिका का हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो 73 और 74 अमेंडमेंट है, तो 73 में हमें समझा कि भाई यहाँ पे गाँव में जो पंचायत होती है उसको बनाने का, फिर उसको पावर देने का कि उसको कोई ज़रूरत है तो उसको पावर जो है वो नगर पालिका देगी। और फिर एक 74 अमेंडमेंट लाया गया जिसमें कि नगर पालिका का काम ही है कि जो छोटे छोटे गांव होते हैं, ऐसे 10-20 मतलब 100-200 400 500 ऐसे गांव हो गए ना, तो उसको नगर पालिका में कन्वर्ट करने का काम ये नगर पालिका का हो गया। नगर पालिका को पावर देने का काम वो डिस्ट्रिक्ट करेगी, डिस्ट्रिक्ट को पावर देने का काम ये स्टेट करेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि भाई 73rd और 74 अमेंडमेंट में क्या चीज़ें दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गाँव का विकास करने के लिए तो इसलिए पंचायत वगैरह, और 74 अमेंडमेंट में नगर पालिका के लिए, ठीक है। अब क्या आप बता सकते हो? आइए कुछ चीज़ें यहाँ पे जानते हैं। कैन यू टेल द रीज़न फॉर फॉलोइंग चेंजेस? कुछ चेंजेस की वजह से क्या आप कुछ बता सकते हो? सम स्टेट आर केप्ट रिजर्व फॉर वुमेन टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस। क्या आप इसके बिहाइंड का रीज़न बता सकते हो कि कुछ सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए, ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े पॉलिटिकल प्रोसेस में। सम स्टेट आर केप्ट रिजर्व फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो दैट दे कैन गेट शेयर इन पॉलिटिकल पावर। अब कुछ सेक्शन जैसे कि लोअर कास्ट हो गए, शेड्यूल कास्ट, ST SC, तो जो कास्ट वाले लोग होते हैं, वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं, उनको भी कुछ रिजर्वेशंस दिए गए, कुछ सीट रिजर्व करके रखी गई है। इसके बिहाइंड का रीज़न आप जान सकते हो क्या? रीज़न बता सकते हो क्या? द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन स्टैब्लिश। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको स्टैब्लिश किया गया वोटर ID के लिए, वोटर राइट है।
द 11th एंड 12th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 11th और 12th शेड्यूल है जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है, भाई ये शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल का मतलब होता है कि लाइंस, जैसे कि 11 और 12 लाइंस में वहाँ पे बोला गया है इन सेक्शंस के लिए कि चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो शेड्यूल का मीनिंग ये होता है कि जो भी चीज़ें होने वाली होती हैं, फिर जो भी लाइंस आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए गए हैं कि ये शेड्यूल में भाई इन चीज़ों का होना चाहिए, जैसे कि पंचायतों का विकास होना, उनका डेवलपमेंट हो गया, तो उनको डेवलपमेंट करना, ये 11th शेड्यूल में आ गया। ये कौन से सेक्शन में? तो भाई ये आप जो आपको मैंने पहले यहाँ पे बताया 73rd जो 74 अमेंडमेंट है, यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट जहाँ पे पंचायतों को पावर देने की बात की गई, तो वहाँ पे 11th शेड्यूल में मतलब कि 11 लाइन में, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ऐसे लाइन है ना 1 2 3 4, तो मैं बोलूँ 5वीं लाइन में तो 5वां शेड्यूल, ऐसे ही वहाँ पे 11th शेड्यूल की बात की जा रही है। और 12th शेड्यूल में जैसे कि नगर पालिका हो गई, तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस देना, इनको पावर देना, तो इन सारी चीज़ों को ऐड किया गया। तो 11 और 12 शेड्यूल क्यों ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या आप बता सकते हो इसके बिहाइंड का क्या रीज़न है? तो भाई पंचायत को पहले 11th इसलिए ऐड किया गया क्योंकि पंचायत को पावर देने के लिए और नगर पालिका को भी पावर देने के लिए 12th शेड्यूल किया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 11 और 12 लाइन क्यों लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ऐड क्यों किया गया। तो ये छोटा सा व्यू था कि आप क्या इसके बिहाइंड का क्या रीज़न दे सकते हो। अगर आप दे सकते हो तो भाई मुझे भी दे दो, प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। आरटीआई के बारे में जानते हैं। आरटीआई जो है ये एक राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। ये एक्ट 2005 में लाया गया। ये आरटीआई एक कानून है, ये एक्ट है, ये हमें जो हमारे जैसे कि कंट्री के जो सिटीजन्स है, जो भी हमारे भारत के लोग हैं, इनको एक अधिकार दिया गया कि भाई सरकार जो भी काम कर रही है आप उसके बारे में जान सकते हो कि ये क्या क्या काम करती है, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में क्या काम चल रहा है, कितने पेशेंट हैं, सारी चीज़ें आप जान सकते हो। तो अब एक नॉर्मल पब्लिक कैसे जानेगी ये सारी चीज़ें कि क्या है, कौन बताएगा उसको? तो वो तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता ना, तो इसलिए आरटीआई आया। आरटीआई ये एक ऐसा एक्ट है 2005 में इसको लाया गया कि यहाँ पे एक कोई भी सिटीजन्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें पूछ सकता है, आरटीआई फाइल कर सकता है, एक फॉर्म रहता है उसको फाइल लिखना और फिल कर सकता है, और वो बोल सकता है कि भाई मुझे बताओ कि जैसे कि मैं XYZ हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये टाटा कंपनी है ये क्या क्या काम करती है, क्या करती है, पूरा डीप में मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये हमारे कंट्री में है तो भाई मुझे पूरा जानना है इसके बारे में, मेरा अधिकार है। तो भाई आप जान सकते हो इस टाटा कंपनी के बारे में, सारी ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है वो भी आपको मिल जाएगा, और आप जब वो लेटर लिख के डालोगे ना तो आपको उसका रिप्लाई आएगा, गवर्नमेंट उसका रिप्लाई दिलवाती है, और साथ ही में यहाँ पे आपका नाम भी अनाउंसमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आपका नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि आपका एड्रेस और नाम, यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप कौन हो, लेकिन आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है सिटीजन एम्पावरमेंट इज़ द, एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि किसी को पावर देना, किसी को पावर देना। तो यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं, जो रहने वाले लोग होते हैं, उनको एम्पावर किया जाता है कि इसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी में क्या काम चल रहा है ना। तो सारा ये पावर है, उनके पास ताकत है, उनके पास पावर है, कि उनके पास अधिकार है, ठीक है, कि उनको आरटीआई दिया गया है। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से बात भी कर सकते हैं एक नॉर्मल सिटीजन, जैसे कि हम एक आम आदमी हैं, हमने वोट दिया है, इलेक्शन में वोट दिया है और हमने एक गवर्नमेंट तैयार की है, ठीक है, वो गवर्नमेंट काम कर रही है, बीजेपी को किया है हमने। अब ये बीजेपी क्या क्या काम कर रही है, एक साल में उसने क्या क्या किया, मैं अगर आरटीआई का फॉर्म फिल करूं और वहाँ पे उनसे जानना चाहूं तो वो लोग मुझे सारी जानकारी देंगे, पूरा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मिलेगा कि सरकार क्या काम करे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है आर पार, मतलब पूरी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, एक आईने की तरह सारी चीज़ें आपको दिखा दी जाएंगी, ठीक है। इंक्रीज कम्युनिटी
अकाउंटेबिलिटी बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट हेल्प स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ और मजबूत करने के लिए ये आरटीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन दैम। सरकार और आम जनता के बीच में एक विश्वास भी पैदा होता है इसमें। सिटीजन हैव अ राइट टू नो अबाउट फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सिटीजन का अधिकार होता है कि भाई सरकार क्या क्या काम कर रही है, कहाँ कहाँ पैसे लगा रही है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो सरकार है, भारत की सरकार है, उन्होंने सिटीजन्स को अधिकार दिए हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का उनको पूरा अधिकार है। एंश्योर ट्रांसपेरेंसिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसिबिलिटी मतलब कि पूरा उनको अधिकार है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, और अकाउंटेबिलिटी मतलब उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ पैसे लगाए, सारी चीज़ों को बता सकते हैं। विच आर द हॉल मार्क ऑफ गुड गवर्नेंस। ये एक हॉल मार्क होता है गुड गवर्नेंस के लिए। हॉल मार्क का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे पूरा हॉलमार्क एक गुड गवर्नेंस बनने के लिए एक अच्छा सैंपल है कि जब आपको अच्छा सैंपल मिल जाता है कि भाई यहाँ पे आपकी सरकार अच्छी चल रही है बिकॉज कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, पब्लिक को सारी खबर है आपके बारे में कि आप क्या काम करते हो, कहाँ पैसे लगाते हो, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ मेड गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट हैज़ रेड्यूस एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जो भी सीक्रेट चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं बिकॉज कि जो भी सीक्रेट चीज़ें वो कम हो जाती हैं बिकॉज उसका रीज़न क्या है कि आरटीआई की वजह से, क्योंकि कोई भी सिटीजन यहाँ पे फाइल करके जान सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। आफ्टर द ईयर 2000 के बाद वर्ल्ड अप्रोच टुवर्ड द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हैज चेंज। 2000 के बाद, सन 2000 के बाद से ना डेमोक्रेटिक में बदलाव लाए गए बिकॉज कि आरटीआई 2005 में ले आया गया। ठीक है, तो 2000 इससे क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक को एक रिफॉर्म मिला, एक नया चेंज मिला। एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिफॉर्म मतलब कि वापस से बनाया गया है, रिफॉर्म। ठीक है, एंड कंसिडर राइट ऑफ सिटीजन्स अकॉर्डिंगली। डेमोक्रेटिक किस तरीके से बना दिया गया कि सिटीजन्स के अधिकारों के हिसाब से बनाया गया है। अकॉर्डिंगली सिटीजन इन इंडिया हैव गॉट राइट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया को मतलब भारत के लोगों को अधिकार है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनको एजुकेशन का अधिकार है, उनको फूड के सिक्योरिटी का अधिकार है। फूड सिक्योरिटी मतलब कि कोई भी कंपनी आए, कोई भी खाना बेचे, लेकिन अगर उसमें जहर मिला दिया तो भाई सब मारे जाएंगे ना। तो फूड की सिक्योरिटी मतलब कि खाने में क्या है, वो खाना जो आप फूड बनाते हो, चाहे वो कुरकुरे का पैकेट, बिस्किट का पैकेट ही क्यों ना हो, तो उसमें फूड की एक सिक्योरिटी मिलती है। तो वो सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो हमारे पास ये अधिकार भी है। एंड दिस राइट हैव अ स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको और मजबूत करती है। डू यू नो, क्या आप जानते हो राइट बेस्ड अप्रोच क्या होता है? तो देखो, इन द डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रोग्रेस वॉज मेड टुवर्ड द मोर एंड मोर democratization of India. However, in this process, citizens were considered as a beneficiary in the last few decades. Development in consideration as a right of citizen. अब आप अपने अप्रोच भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच का क्या रिलेशंस है वो सब। तो यहाँ पे राइट बेस्ड अप्रोच में यही चीज़ है कि इंडिपेंडेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेमोक्रेटिक में आई और सिटीजन्स को भी इसमें बहुत ही बेनिफिट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने जाना। ठीक है, अब हम जानेंगे सोशल जस्टिस के बारे में और इक्वलिटी के बारे में कि गवर्नमेंट ने, जैसे कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के बारे में क्या चीज़ बताई गई है। तो देखो, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी आर द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन गाइडलाइन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? तो ये एक गाइडलाइन देता है। किसको देता है? तो भाई देखो, गाइडलाइन देता है टू स्टैब्लिश न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द टू वैल्यू। हमारी सरकार को एक गाइडलाइन देता है कि जो न्यू सोसाइटी है उसके बेस पे आप वैल्यू यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। जैसे कि वी आर फॉलोइंग पाथ लेड डाउन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस गोल। सारी की सारी सरकार हो या फिर जनता हो, सब हर कोई इस कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कोई भी नहीं मानेगा, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन की बात माननी होती है, कोई भी कितनी बड़ी सरकार क्यों ना हो, लेकिन उसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात माननी होगी, संविधान की बात माननी होगी। और संविधान को फॉलो करने से हम
अपने गोल पे अच्छे से चल सकते हैं, एक अच्छी कंट्री बन सकते हैं, एक हैप्पी कंट्री बन सकते हैं। टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस, रिमूव दो सोशल कंडीशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस। जो भी इनजस्टिस है, जिसमें अन्यायकारी चीज़ें होती हैं, है ना, जस्टिस मतलब न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अन्याय चीज़ें जो भी हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल इनजस्टिस वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ों को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें बताई गई कि जो आपके हित के लिए नहीं है, अहित वाली चीज़ें जो हैं, है ना, इनजस्टिस वाली जो चीज़ें हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन से। इंस्टेड ऑन द इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल, हर एक को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, हर एक को इक्वल देखना चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी एम एट द एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस such as superior and inferior on the basis of caste, religion, language, gender, place of birth, race, prosperity, giving equality of opportunity for development to every individual। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली जा रही है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। देखो सोशल जो ये देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बोला गया है सोशल जस्टिस के बारे में कि इस्टेब्लिश करना है हमें सोशल जस्टिस। जो भी सोशल कंडीशंस में जैसे कि रिस्पॉन्सिबल है इनजस्टिस के ऊपर, सोशल जस्टिस मतलब कि लोगों को अच्छा न्याय मिलना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोगों के साथ जब अन्याय होता है तो ऐसी चीज़ों को आपको कॉन्स्टिट्यूशन में से जो ऐसी चीज़ें हैं उसको निकालो अपने इधर से। ठीक है, आपको सोशल जस्टिस फैलाना है, इस्टेब्लिश करना है अपनी कंट्री में, जो इनजस्टिस चीज़ें हैं उनको निकाल दो। साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि सबको इक्वलिटी दो। सब इतने सारे धर्म के लोग हैं, इतने सारे लैंग्वेज, रिलीजन्स, कास्ट के लोग हैं, इन सभी को आपको इक्वलिटी देनी है। क्या करना है, तो भाई यहाँ पे इक्वलिटी देना है इन सभी को। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई, चाहे वो जेंडर हो, जेंडर में लड़की लड़का, सबको इक्वल देखना है। जितने भी डिस्क्रिमिनेशंस मतलब कि सोसाइटी में जितने भी भेदभाव चल रहे हैं, इन भेदभावों को हटाना है, चाहे वो अमीर हो, सुपीरियर हो या फिर इन्फेरियर हो, है ना, अमीर हो या फिर गरीब हो, आपको सबको इक्वल देना है, इक्वलिटी देनी है, इक्वलिटी जस्टिस देना है। तो यही सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। फिर आगे बोला जा रहा है कि इस्टेब्लिश जस्टिस एंड इक्वलिटी एफर्ट आर मेड ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी। ये इक्वलिटी जो जस्टिस हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, सबको इक्वल राइट है, इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए, और ये सारा जो एफर्ट किया जा रहा है हर ऑल लेवल के लिए, चाहे वो अपर लेवल हो, मिडल लेवल हो, लोअर लेवल हो, है ना, ऊंची जात, नीची जात या फिर मिडिल क्लास हो गया, सबको मिलना चाहिए। ठीक है, साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि यहाँ पे हर एक चीज़ आएगी, चाहे वो नीची जात हो, ऊंची जात, ट्राइबल, आदिवासी हो गए, हर कोई यहाँ पे आ गया। इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब कि ये इन चीज़ों का इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको इंक्लूसिव बोल रहा है मतलब डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनटू मेन स्ट्रीम डेमोक्रेसी इज इन अ फैक्ट प्रोसेस ऑफ एकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शन इन सोसाइटी। हर एक सेक्शन के सोसाइटी को ये डेमोक्रेसी में आते हैं, और डेमोक्रेसी हेल्प करता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो सोसाइटी के झगड़े होते हैं, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे कि तेरा धर्म मेरा धर्म, है ना, तो इस धर्म को फॉलो करो, इसको मानो नहीं तो मार डालूंगा, काट डालूंगा, ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सोसाइटी में, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना डेमोक्रेसी यही हेल्प करती है। डेमोक्रेसी इसमें क्या करती है, ये हेल्प करती है। हम सब एक हैं, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम सब सिर्फ एक हैं, इसी फॉर्मूले को लेना है, और डेमोक्रेसी इसमें हेल्प करती है। जो भी सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको हटाना होता है। लेट अस टेक रिव्यू ऑफ द एफर्ट मेड इन इंडिया इन दिस डायरेक्शंस। मेड इन इंडिया जो ये स्कीम बनाई गई है उसमें ये डायरेक्शन में, यही डेमोक्रेसी के डायरेक्शन में ही चल रही है। अब एक और चीज़ बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारा जो ये संविधान होता है, इसमें पॉलिसीज़ बनाई गई हैं सीट रिजर्वेशंस की। सीट रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ST SC इनको सीट रिजर्व करने के लिए बोला गया। तो भाई ये चीज़ क्या है, तो आइए जानते हैं। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट इज मीन फॉर दोज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु हैव बीन डेप्रिवेड ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डेप्रिव मतलब कि बहुत पहले से ही जो वीकर सेक्शन की सोसाइटी है ना, ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको एजुकेशन मिला नहीं है, जिनको अच्छी नौकरी नहीं मिली है, और बहुत ही टाइम से वो बहुत ही
उनके ऊपर अत्याचार किए गए हैं। तो ऐसी सोसाइटी को हमें क्या करना है, आगे लाना है। अकॉर्डिंगली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट सर्विस सम सीट, इसलिए एजुकेशन उनको मिले। तो ऐसे इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल उसमें आप स्कूल्स में भी देख सकते हो, जो कुछ शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट हो गए, ऐसे लोगों को ना सीट रिजर्व करके दी गई है, ठीक है, ताकि उनको वो लोग एजुकेशन लें। बिकॉज वो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, उनका माइंड सेट की वजह से वो ऑलरेडी कम है, ठीक है, क्योंकि बस कई सालों से उनको जब से हुआ देखा जा रहा है कि उनको कोई राइट नहीं मिले हैं, तो इस उनके लिए ही एक सीट रिजर्व की गई है, ठीक है। तो ताकि उनको कम पैसे में एडमिशन्स भी हो जाते हैं, तो सीट बनाई गई है। ताकि जैसे कि देखो गवर्नमेंट जॉब में भी उनके कम मार्क्स रहते हैं और एज़ कम्पेयर टू जनरल कास्ट, तो तभी उनको ले लिया जाता है बिकॉज कि वो सीट रिजर्व में आते हैं। तो ST SC के हैं, उनको भी सीट रिजर्व मिलती है, उनको बुक भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। देयर इज आल्सो प्रोविजन फॉर ऑफ रिजर्वेशन सीट अदर बैकवर्ड क्लास, जितने भी बैकवर्ड क्लास वीकर सेक्शन सोसाइटी है उन सबको सीट रिजर्व दिया जाता है। प्रोविजंस बनाए गए, रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए उनको, ताकि वो भी आगे आए, वो भी अपना विकास करें, डेवलप करें, उनको भी एजुकेशन मिले, वो भी एम्प्लॉयमेंट लें। द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है? तो एट्रोसिटी का मीनिंग है, एट्रोसिटी का यहाँ पे मीनिंग जो होता है वो होता है अत्याचार, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में ना बहुत पहले से ही अत्याचार हुए और इसीलिए उनको जस्टिस के लिए, उनके इक्वलिटी के लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है ये एक्ट। एंड दिस एक्ट प्रिवेंट एनी इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग। इनको, इनके साथ जो भी इनजस्टिस होंगे, जो भी इनके ऊपर जैसे कमेंट पास करना, इनके ऊपर अत्याचार करना, तो ऐसी चीज़ों को जो भी ऐसा कोई करता है कि तू नीची जात है, तुझे यही काम करना चाहिए, तुझे इसको टच नहीं करना चाहिए, जो भी ऐसी चीज़ें करता है उसको पनिशमेंट होगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है सबको इक्वल करना है, इक्वल लाना है। यहाँ पे तू ऐसा है, तू वैसा है, उस पर कमेंट करना, उसको मेंटली टॉर्च करना, अगर कोई ऐसा करता है ना तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये एक्ट लेकर आया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। प्रोविज़न ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मीनिंग जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारी कंट्री में बहुत सारे हिंदू हैं, लेकिन हिंदू के साथ साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई है। तो जो हिंदू में मेजॉरिटी, ज़्यादा संख्या कितनी है, ज़्यादा लोग कितने हैं, तो हिंदू की पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद में है जो अदर कास्ट के होते हैं उनको हम माइनॉरिटी में कंसिडर करते हैं। तो माइनॉरिटी वालों के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशंस में बनाए गए हैं ताकि उनको भी प्रोटेक्शंस हो, माइनॉरिटी लोगों को भी प्रोटेक्शंस मिले। तो गवर्नमेंट ने सेवरल पॉलिसी यहाँ पे एडॉप्ट की है। सेवरल पॉलिसी का मतलब होता है कि सेवरल पॉलिसी में बहुत, मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि इनके लिए स्पेशली बनाई जा रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ इनके लिए बनाई गई है, जैसे कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन, इनको अधिकार है कि भाई ये अगर अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं, जैसे कि इस्लामिक लैंग्वेज हो गई या फिर अरबी स्कूल कॉलेज हो गए, तो ये अपनी भाषा में अपनी खुद की पढ़ाई कर सकते हैं, इनको अधिकार है। और यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शंस या फिर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव को रोकना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद है। तो जो भी कास्ट, रिलीजन्स, लैंग्वेज, रीजन्स हैं, वो उन सबको अधिकार है कि भाई वो अपना खुद का स्कूल बना सकते हैं, खुद का एजुकेशन कर सकते हैं, खुद का सेलिब्रेशंस कर सकते हैं। उनको फंडामेंटली प्रोटेक्ट किया गया, उनके अधिकारों को, उनको इक्वलिटी दी गई, उनको फ्रीडम दिया गया, आज़ादी दिया गया। और जो भी उनके साथ अत्याचार होता था तो उन सबको प्रोटेक्ट किया गया। उनके जो कल्चर्स हैं और उनका जो एजुकेशनल है, उन सबको उनको राइट मिला है, कल्चर और एजुकेशनल राइट उनको मिला गया है। किसको? तो प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मीनिंग आई होप समझ में आ गया होगा आपको। माइनॉरिटी में वो लोग आ जाते हैं जैसे कि हिंदू हो गए, 80% हमारे हिंदू, तो बाकी जितने भी परसेंट बचे 20% वो आ गए माइनॉरिटी में। तो इन सभी माइनॉरिटी वालों को, जो क्योंकि हमारे कास्ट, हमारे इंडिया में क्या है, विविधता है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो हर किसी को उनका खुद का एजुकेशन लेने का, खुद की, अभी कोई लोग चाहेगा कि हम उर्दू, हमारी भाषा है तो हम उर्दू में पढ़ाई करें, तो उनको
उनको अधिकार है, वो अपना कॉलेज बना सकते हैं हमारी कंट्री में और एजुकेशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। देखो अब कुछ कानून है ना, का लॉ मतलब कि कानून बनाना, उसके हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोग चलेंगे। तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना वुमेन्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई, क्योंकि पहले से ही ना कहीं वुमेन्स को पीछे रखा गया है भाई, चाहे वो अपर क्लास की और घर की औरतें हों, चाहे वो मिडिल क्लास, चाहे वो लोअर क्लास, हर जगह की औरतों की यहाँ पे बात हो रही है। वुमेन मतलब सारी औरतें। तो यहाँ पे उनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लाए गए, प्रोविज़न मतलब कि नियम लाए गए उनके लिए, रूल्स रेगुलेशंस लाए गए, जो कि रिप्रेजेंट करता है, उनको बताता है कि भाई देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से, है ना, जब इंडिपेंडेंस हो गया, हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद बहुत सारे एफर्ट बनाए गए एम्पावरिंग अ वुमेन। एम्पावर करना मतलब वुमेन्स को भी पावर देना। ठीक है, तो ताकि वो भी आगे बढ़े, वो भी कंधे से कंधा मिला के चले, है ना। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, जो औरतों की प्रॉब्लम थी, उनके लिए कुछ सेवरल पॉलिसीज लाई गई, नेशन और इंटरनेशनल लेवल, दोनों लेवल में लाई गई। जो भी इलिटरेसी है, इलिटरेसी मतलब कि पढ़ा लिखा ना होना, इस इलिटरेसी को हटाने का इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल में काम जारी है और किया जा रहा है। तो अमॉन्ग वुमेन एंड मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर देयर डेवलपमेंट। तो वुमेन्स लोगों को कुछ राइट्स दिए गए ताकि वो खुद के पैरों में खड़ी हो सकें, और ताकि वो भी डिपेंडेंट, जो जितनी भी वुमेन्स है वो इंडिपेंडेंट बन जाएं, वो भी नेशनल इंटरनेशनल में आए, वो भी कंधे से कंधा मिलाए। तो मेल डोमिनेंट की जगह फीमेल डोमिनेट भी होना चाहिए, है ना, मेल फीमेल दोनों होने चाहिए। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे, तो इसलिए उसके लिए कानून लाए गए। जैसे कि पहला, राइट टू हैव अ इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। देखो चाहे वो हस्बैंड हो या फिर फादर हो, अगर फादर है तो पहले क्या होता था कि पापा की जो ज़मीन है या फिर पापा की जो भी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ लड़कों को ही दी जाती थी। लेकिन अब क्या बोला गया है कि आप ना लड़की को भी दोगे, मतलब कि जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि 4 घर हैं, तो 4 घर हैं तो अभी 3 भाई है और 1 बहन है, तो भाई सब 4 घर है तो 1 बहन को भी घर मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ऐसे हस्बैंड केस में भी अधिकार दिया गया कि ऐसा नहीं कि हस्बैंड चाहे तो तलाक दे दे तो उसको कुछ नहीं देगा, नहीं, हस्बैंड के घर पे भी, या फिर हस्बैंड का डेथ हो गया तो औरत का कुछ भी नहीं, तो उसकी माँ कहे कि तू जा यहाँ से, ये तेरा घर नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे उसका भी अधिकार है, उसको भी वो चीज़ें मिलेंगी। तो फिर एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन में क्या होता था कि दहेज लेना, तो दहेज को बंद करने का भी एक्ट लाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दहेज बंद करना, लेकिन ये चीज़ होती नहीं है। मेजॉरिटी देखा जाए तो एमपी, यूपी और मेजॉरिटी सारे स्टेट्स में भी दहेज का सिस्टम आज भी चल रहा है। मुंह पे लोग बोलते नहीं कि दहेज का नाम नहीं डालते, लेकिन इतना तो बोल ही देते ना कि गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बस इतना काफ़ी है, या फिर सोना चांदी दे दो। तो ये इनडायरेक्टली ये दहेज ही तो हो गया। तो लेकिन आज भी दहेज चालू है। देन ऑल्सो यहाँ पे लिखा है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट, बहुत सारी औरतों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किए जाते थे, है ना। तो औरतों को टच नहीं करना है, औरतों को सीटी बजाना, छेड़छाड़ी करना, ये सारी चीज़ें सेक्सुअल हरेसमेंट में आ जाती हैं। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, देन डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे कि घर पे पति पत्नी को मारता है। पहले मेल डोमिनेट क्या करते थे कि मतलब हमारी सुनो, हम लोग जो भी बोलते हैं हम सही हैं, लेकिन भाई कभी कभी औरतों को भी तो करना चाहिए ना, तो उनको नीचा दिखाना। देन उसके बाद उनको औरतों ने सुना नहीं तो उनको मारना पीटना। तो मारना पीटना ये एक डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। कई लोग तो जला देते थे, हस्बैंड नहीं है घर पे तो उसकी माँ ही लोग ऐसे उसको जला दिया करते थे, या फिर डेथ हो गया उसका, अत्याचार करना, मारना पीटना। औरतों के साथ मारना पीटना मतलब समझो डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, फिर ये सारी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे केस एक्ट लाए गए ताकि औरतें ना अपने पैरों में खड़ी थोड़ी सी हिम्मत लें और आगे बढ़े। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया है कि ताकि उनकी हेल्प हो सके।
तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, प्रोविजंस बनाए गए, है ना। तो फेवरल ऑफ एनवायरनमेंट और प्रोटेक्शन फ्रीडम ऑफ वुमेन को फ्रीडम मिले, उनको भी विकास करने का अवसर दिया जाए। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वुमेन इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, शुरुआत से ही वुमेन्स पॉलिटिकल चीज़ों में वो नहीं आई हैं। बहुत ही कम होंगी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही कम होंगी जो आई होंगी, नहीं तो नहीं आई हैं, ठीक है, क्योंकि उनको दबा दिया जाता था। 18 साल की हुई नहीं, 14 साल की हुई नहीं कि उनका शादी कर दिया जाता था और बोला जाता था कि भाई तुझे क्या करना है पढ़ाई लिखाई करके, घर गृहस्थी का काम है, घर गृहस्थी का काम कर, है ना, वही तो तेरे को करना है, आगे चल के भी वही करना है, तो क्या मतलब पढ़ लिख के, तो कौन सा तुझे कमाने जाने का है। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो शुरुआत से उनको पहली चीज़ राइट नहीं दिया गया है, उनको खुद को रिप्रेजेंट करने का अवसर नहीं दिया गया है। मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मेड एफर्ट इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। जितना विश्व की सारी कंट्री, हर कंट्री वुमेन्स को आगे लाने की कोशिश कर रही है कि ताकि औरतें भी आएँ और कंधे से कंधा मिला के चलें, ठीक है। और जिस कंट्री में औरतें भी आदमी भी सब कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, वो कंट्री बहुत ही प्रोग्रेस होती है, बहुत ही आगे बढ़ती है। फ्रॉम दिस रिप्रेजेंटेटिव चेंज आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया, तो हमारे भारत में चेंजेस थोड़े थोड़े आ रहे हैं। 73rd एंड 74 अमेंडमेंट रिजर्व 33%, 73 और 74 में तो 33%, जैसे कि 73 और 74 अमेंडमेंट में जैसे कि पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गई, ठीक है, तो इसमें वुमेन्स लोग अगर जॉब करती हैं या फिर उसमें, तो उनके लिए सीट 33% सीट यहाँ पे रिजर्व की गई है, ताकि वो लोग भी जॉब करें, एजुकेट होंगी, जॉब करेंगी तो कैसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा, तो इसलिए 33% यहाँ पे उनके लिए दिया गया है। एंड लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं लोकल लेवल के, वहाँ पे इनको दिया गया है। एंड दिस परसेंटेज हैज़ बीन रेज 50% इन सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र को मिला के अब 50% इस तरीके से चीज़ें हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ वुमेन्स का लिखा गया है कि भाई 1951 से लेके 52 में जो एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 22 वुमेन्स थी, फिर 4% ही इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 2014 में देखा जाए तो 12.15% इंक्रीज़ हुआ है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी इनका पार्टिसिपेशन हुआ है। A national commission for women has established similar commission also exists at the state level. स्टेट लेवल में भी यहाँ पे वुमेन्स के लिए फैसिलिटीज़ दी गई हैं ताकि वुमेन्स स्टेट लेवल में भी आएँ। एक्ट फॉर प्रोटेक्शन वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इज इम्पॉर्टेंट स्टेप डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी का एक मकसद ये भी है कि देखो डेमोक्रेसी का मकसद है सबको इक्वलिटी देना, ठीक है। तो जो वुमेन्स के साथ वायलेंस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, तो उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना भी एक डेमोक्रेसी का मकसद है। द एक्ट अंडरलाइन द नीड टू प्रोटेक्ट डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ वुमेन, की उनको खुद का अधिकार है डिसीजंस लेने का, खुद के डिसीजंस लेने का। एंड दिस रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डोमिनेट एंड ऑथोरिटेरिज्म एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी टू मेक इट इंक्लूसिव ट्रू सेंस, कि हमें इंडियन डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाना है। इंक्लूसिव मतलब हर किसी को लेना है, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, है ना, हर किसी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जितने भी लोग हैं हमारे कंट्री में। अब थोड़ा बात करते हैं रोल ऑफ जस्टिस की, जुडिशरी की। जुडिशरी ये होते हैं जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसके हिसाब से काम करते हैं, और यहाँ पे सब कोई जुडिशरी की बात मानता है। जुडिशरी एक जज की तरह होता है, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपना फॉलो करता है, उसी के हिसाब से काम करता है, उसी के हिसाब से लोगों को न्याय देता है। तो यहाँ पे लिखा गया है द जुडिशरी इन इंडिया हैज़ प्लेज इंपॉर्टेंट रोल स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी को और मजबूत करने के लिए जुडिशरी जो है उसका बहुत ही रोल है। न्यायपालिका आप बोल सकते हो, ठीक है। हेल्पिंग टू मेक टुवर्ड अचीविंग ऑब्जेक्टिव सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, जुडिशरी हेल्प करता है सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को पाने में, बिकॉज कि लोगों को जस्टिस मिले, लोगों को बराबर न्याय मिले, लोगों के साथ इक्वलिटी का बिहेव हो, और इसके लिए ये जुडिशरी बहुत ही काम करता है। वाइल
implementing the provision of the constitution, judiciary has always taken consideration fundamental objective of constitution and also intention constitution maker. जो भी constitution maker थे, जिन्होंने संविधान बनाया था, उनका यही उद्देश्य था कि भाई जो हमारी जुडिशरी है वो हमेशा ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती रहे और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही वर्क करे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी इन दिस रिगार्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट. आगे हम देखेंगे किस तरीके से जुडिशरी काम करता है, किस तरीके से हेल्प करता है. तो पहली चीज़ यहाँ पे बताई गई है द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पहला फ्रेमवर्क किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनेमिक एंड इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनेमिक होता है और एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस तो आते हैं लेकिन साथ ही में ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. ये आज भी उसको हम फॉलो करते हैं, आज भी चेंजेस आते हैं और आज भी हम उस चीज़ को आगे चला रहे हैं, आगे फॉलो कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट. The constitution has to change according to change conditions. Constitution चेंज किए गए हैं और लेकिन according to changing conditions है, हमें करना पड़ेगा. जैसे वुमेंस के लिए हम लाए एक्ट, तो वो करना पड़ा हमें, ठीक है. तो जब ज़रूरी है उस टाइम पे ही हमें चेंज करना है. पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू मेक दो चेंज. और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अधिकार दिए गए, देखो कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही मानता है जुडिशरी, न्यायपालिका, ठीक है. पूरी सरकार, पूरी जनता, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है. और ये कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस लाने का है तो पार्लियामेंट है जो कि इसको चेंजेस ला सकती है. तो पार्लियामेंट में कैसे, जैसे कि लोकसभा हो गया और हो गया राज्यसभा, ये दोनों सभाएं मिलके, ठीक है, ये लोग एक इसमें पेपर्स में एक आर्टिकल बनाते हैं, एक अमेंडमेंट बनाते हैं, उसमें पास करते हैं. जब दोनों पास करेंगे तब एक अमेंडमेंट बनेगा और फिर उसमें क्या होंगे, आर्टिकल्स होंगे, चेंजेस आएगा, ठीक है. तो दोनों ने पास किया तब अमेंडमेंट होगा, मतलब कि चेंजेस आएंगे कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है. तब जाके कानून बनेगा, लॉ बनेगा. टू मेक चेंज, द जुडिशरी हैज़ एक्सेप्टेड दिस पावर टू पार्लियामेंट मेक चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशरी ने ये एक्सेप्ट किया है, जो न्यायपालिका है, कि जो पार्लियामेंट होती है वो चेंज कर सकती है यहाँ पे, ठीक है. तो पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट द सेम टाइम स्पेसिफिक लिमिटेशन ऑफ दिस पावर. लेकिन पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि कानून को चेंज करने का. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमानी करे. यहाँ पे उसको एक लिमिटेशंस दी गई है. क्या दी गई है, लिमिटेशंस दी गई है. लिमिटेशंस के एक लिमिटेड जो स्पेसिफिक लिमिटेशंस है उसके अकॉर्डिंग ही वो चेंज कर सकती है. Judiciary has taken stand that Parliament while amending Constitution cannot alter the basic structure of Constitution. देखो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के होते हैं उसको वो बदल नहीं सकती. अगर जो पार्लियामेंट के पास अधिकार है कानून बदलने का, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में से जो चीज़ें फंडामेंटल जो चीज़ें हैं आप उसको चेंज कर दो. बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज बिल्कुल भी कोई भी नहीं करेगा, चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना हो, चाहे कोई भी पार्लियामेंट क्यों ना हो, ठीक है. तो यहाँ पे बोला गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताए गए कि भाई कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी जान लीजिए. तो देखो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, ये 5, इनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में. आपको बोला गया, आपको अधिकार दिया गया चेंज करने का, लेकिन आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो. पहला बोला गया है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट, कि हमारी जो रिपब्लिक है, रिपब्लिकन का मतलब होता है कि लोग. तो देखो रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, अ पर्सन हु सपोर्ट द सिस्टम ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट और लीडर. जो एक ऐसा पर्सन जो कि सपोर्ट करता है सिस्टम को, जिसको गवर्नमेंट को बनाता है, एक लीडर को बनाता है, ठीक है. तो यहाँ पे रिपब्लिक का मीनिंग होता है. तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि डेमोक्रेटिक वे में इसको लाया जाता है. तो यहाँ पे राइट है भाई कि वो फॉर्म कर सकता है. तो यहाँ पे इसको कोई चेंजेस नहीं कर सकते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. फिर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि देखो हमारा ये नेशन हो गया, ठीक है, फिर इसके अंदर कई स्टेट आ गए. अब ये जो नेशन है इसके अंदर कई स्टेट है. अब इस स्टेट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जैसे ये स्टेट हो गया, इसके भी डिस्ट्रिक्ट्स है, फिर इसके टाउन्स हो गए, नगर पालिका हो गए, फिर विलेजेस हो गए. तो इन सारी चीज़ों का भी यहाँ पे क्या होता है, ये एक फेडरल स्ट्रक्चर हो जाता है.
ठीक है। तो फेडरल स्ट्रक्चर जो पावर्स दिए गए नीचे से इधर से लेके इधर तक, उन सभी को आपको चेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, हमारे नेशन की जो यूनिटी एकता है, जो इंटीग्रिटी है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। सोवरेनिटी ऑफ नेशंस, हमारे अंदर एक सोवरेनिटी है, हमारे अंदर मतलब कि सोवरेनिटी का मतलब होता है, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि जो राष्ट्र है, जो नेशन है, वो खुद को चला सकता है, ठीक है। सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यहाँ पे सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हर किसी को राइट है कि वो खुद का धर्म, खुद का ये चीज़ें जो हैं, है ना, उसको फॉलो कर सकता है। या सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, और ये सेक्युलरिज्म हर सबको अपना अपना खुद का करने का धर्म है, खुद का राइट है, और इसको कोई, ये सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बड़ा है, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो 5 चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको कोई भी पार्लियामेंट या फिर कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल डिसीजन। जो भी जुडिशियल होता है, जो न्याय पालिका होती है, उसके क्या जो डिसीजंस होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसने कह दिया, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मतलब कि पत्थर की लकीर, उसको करना ही होगा। सारी सरकारें, हर कोई उसकी बात मानेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन में क्या क्या चीज़ें बताई गई कि प्रोटेक्शंस प्रोवाइड, यहाँ पे सिटीजन्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किया गया उनके फंडामेंटल राइट्स का, कि सिटीजन्स को जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से अधिकार है, उनको प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। तो वेरियस डिसीजंस जुडिशरी के पास हैं। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज कोर्ट हैज़ गिवन जजमेंट इंक्लूडिंग राइट चिल्ड्रेन, जैसे कि कोर्ट का जजमेंट था कि चिल्ड्रेन का एजुकेशन हो गया, ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन हो गया कि चिल्ड्रन को एजुकेशन मिलना चाहिए। प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट, ह्यूमन की राइट को प्रोटेक्शन करना चाहिए, तो ह्यूमन राइट हो गया। फिर होनर, प्रोटेक्शन ऑफ होनर एंड डिग्निटी, कि भाई मानहानि वगैरह का कोई कुछ नहीं करना चाहिए। देन वुमेन, डिग्निटी ऑफ वुमेन, की वुमेंस का भी मानहानि या फिर उनका हर्ट करना या फिर कोई भी उल्टी फुल्टी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम, हर किसी को फ्रीडम मिलना चाहिए। ट्राइबल एम्पावरमेंट, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको, जो आदिवासी वगैरह भी हैं उनको एम्पावर मतलब कि उनको पावर देना, उनको आगे बढ़ाना। एंड दिस एफर्ट हैड मेड पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर, मतलब पूरा प्रोसेस, ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसमें पूरा एफर्ट बनाया जा रहा है कि सबको राइट मिले, ठीक है। तो ये जुडिशियल के क्या हैं, ये कुछ एक डिसीजंस हैं। क्या है ये एक डिसीजंस हैं। आइए कुछ जानते हैं यहाँ पे, जो कि है इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम करता है, हमने जाना कि डेमोक्रेसी क्या होती है, भारत की डेमोक्रेसी किस तरीके से वर्क करती है, फिर बहुत बड़ी क्यों है। हमने ये भी जाना कि कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं डेमोक्रेसी में, है ना। एंड गवर्नमेंट किस तरीके से एक्ट और पॉलिसीज़ लाती है ताकि एकता बनी रहे, हर कोई जिसकी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे टैकल किया जाता है, फेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। और डेवलप डेमोक्रेटिक, भारत जो है वो किस तरीके से डेमोक्रेटिक माइंड का बन सकता है, किस तरीके से एक अच्छे माइंडसेट का बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आज भी मेंटालिटी थोड़ी अलग है, तो किस तरीके से वो मेंटालिटी चेंज हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना चाहिए। डेमोक्रेसी रिक्वायर गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी में ना हमें एक अच्छी सरकार की ज़रूरत होती है। एंड बेस्ट गवर्निंग प्रैक्टिस, वो गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, ये भी ज़रूरी होता है। तो कुछ फीचर्स है गवर्नमेंट के, जैसे कि क्या करना चाहिए, है ना, गुड गवर्नेंस के लिए। तो देखो, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि अकाउंटेबल हो और रिस्पॉन्सिबल हो। अकाउंटेबल का मतलब कि सारी चीज़ पूरा कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा है ना, हर एक चीज़ का, और उसके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो गवर्नमेंट ये सोचे कि मेरा एक कर्तव्य है और ऐसे काम करे। इफेक्टिव और एफिशिएंट, मतलब कि पूरी उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए और पूरा इफेक्टिवली वो काम करे। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, कि अगर जनता आरटीआई के थ्रू अगर कुछ पूछ रही है ना, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तुरंत उसका रिस्पॉन्स देना। ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, की पूरा ट्रांसपेरेंसी भी चलती है। फिर जज एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, की जस्ट
सभी को, जितने भी कंट्री के सभी लोग हैं सबको इंक्लूड करना, सबका विकास के बारे में सोचना। पीपल पार्टिसिपेशन इन द गवर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो भी लोग पीपल हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, देखो पार्टिसिपेट करते हैं और फिर वो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रोसेस लेते हैं, मतलब हर एक को अधिकार है अपना सरकार चुनने का, अपना राजा चुनने का, और वो राजा फिर उनके मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम लोग जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग सोच समझ के ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जगह में इन राजा को बना रहे हैं ताकि ये हमारा ध्यान दे, हमारे इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारी चीज़ों का ध्यान दे, हमें अच्छी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करे। सो दैट्स द थिंग। यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर क्लियर किया और इसके सारी चीज़ें हमने जानी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, फटाफट आपको क्वेश्चन आंसर भी याद करवा दूंगी। तो ये लेसन से आपने बहुत सारी चीज़ें जानी है। थोड़ा क्विक रिविजन्स करते हैं। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जाना कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो 26 जनवरी 1950 में, और यहाँ पे मकसद इसका सिर्फ यही है कि लोगों को जस्टिस मिले, सोशल जस्टिस मिले और डेमोक्रेटिक हमारी ये कंट्री बनी रहे, है ना। और लोग सेकुलर, मतलब कि हर धर्म के लोग हैं, हर धर्म के जाति है, तो सबको अपनी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सबको आगे बढ़ना है, ठीक है, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सबके साथ सिमिलरिटी से आना चाहिए। तो डेमोक्रेसी का यही मकसद है। डेमोक्रेसी में हमने क्या जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक और चीज़ जानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम बदल सकते हैं, बहुत सारे एक्ट बनाए गए, पार्लियामेंट इसको बदल सकती है, चेंज कर सकती है, कोई भी अमेंडमेंट ला सकती है, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस ला सकती है, कोई भी एक्ट और कानून बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने जाना कि 17 और जो यहाँ पे 17 और ये 73 और 74 जो अमेंडमेंट है, इसमें पंचायत और नगर पालिका इसका है कि इसमें किस तरीके से चेंजेस लाए गए। फिर शेड्यूल 11 और 12 भी उसी के अंदर आते हैं, ये भी हमने जाना। फिर हमने यहाँ पे राइट टू वोट के बारे में बात की कि पहले 21 साल के लोगों के वोट दे सकते थे 21 साल के बाद, लेकिन आज 18 साल के जो हो गए उसके ऊपर के सारे लोग, 18 से लेकर 18 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं वो सभी लोग वोट देने का अधिकार हो गया, उनको खुद का गवर्नमेंट चुनने का अधिकार हो गया। डेमोक्रेसी का मतलब हमने समझा कि वो लोग, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोकतंत्र होता है जहाँ पे कि लोग, हम ही लोग क्या करते हैं कि चुनते हैं, अपना राजा चुनते हैं, वो हम ही लोग कुछ लोगों को चुनते हैं जो कि हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझा कि डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी में क्यों ज़रूरी है, तो क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे जो मतलब जो भी पावर है, तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, है ना, नेशन हो गया, फिर नेशन से जैसे स्टेट हो गए, हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट हैं तो सभी स्टेट हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गई, फिर विलेज हो गया, है ना। तो इन सबको पावर देना, तो हर एक के पास अपना अपना पावर है ताकि जो ये गवर्नमेंट है वो मिसयूज़ भी नहीं कर सकती है। जैसे कि पार्लियामेंट बनाने का, पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन पार्लियामेंट खुद से कुछ भी कानून ऐसे आसानी से नहीं बना सकती है, क्योंकि जहाँ पे जुडिशियर आ जाते हैं। जुडिशियल मतलब कानून, जो न्यायपालिका है वो न्याय करती है, न्यायपालिका यहाँ देखे रहती है कि भाई क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, सरकार कैसे काम कर रही है ना। तो जुडिशियल जो रहता है वो देख रेख करता है कि बाबा कोई भी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जुडिशियल जो भी काम करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया रहेगा हम उसी के हिसाब से काम करेंगे, डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। तो लोगों के साथ अन्याय नहीं होने चाहिए, जो भी चीज़ बनाओ तो उसमें सबका भला होना चाहिए। साथ ही में हम यहाँ पे ये भी जाने कि सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के, सबको सोशल जस्टिस और इक्वलिटी मिलनी चाहिए। साथ ही में हमने वोट के साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई लोगों को रिजर्वेशन भी मिला है ना। ST SC जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, ट्राइबल कास्ट होते हैं, ऐसे रिजर्वेशन सीट दी गई ताकि जो बैकवर्ड वीकर सेक्शन के लोग हैं, है ना, तो नीचे जाति के जो लोग हैं तो उनको पहले से ही बहुत उनके माइंड में टॉर्चर किया गया है, तो बैठा हुआ है ना, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, वो भी आगे बढ़े, वो भी एजुकेट हो, वो उनका भी विकास हो, इसलिए रिजर्वेशन सीट प्रोवाइड की गई। स्कूल्स में भी बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन सीट मिलती है, बहुत सारे लॉ कानून बनाए गए। राइट टू इंफॉर्मेशन की भी हमने बात की कि किस तरीके से सरकार क्या काम कर रही है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पूरे ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, हमें पता लगना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों का अधिकार है। हम RTI फाइल करके RTI जो एक्ट है वो 2005 में बनाया गया ताकि हम जनता को पास अधिकार है कि बाबा सरकार क्या काम कर रही है, कहाँ पैसा लगा रही है, ये सब जानने का हमें पूरा अधिकार बनता है। हमने ये भी बात की कि
जो माइनॉरिटी सेक्शन है, माइनॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी, आपको मैंने बताया कि जो बहुत सारे हिंदूज़ हैं वो आ गए मेजॉरिटी में, और हमारी कंट्री में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब कोई है। तो जो हिंदू की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है तो वो मेजॉरिटी में आ गई, और जो बाकी बच्चे हैं वो माइनॉरिटीज़ में आ गए। तो माइनॉरिटी के जो उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनके अपने कास्ट हैं, उनके अपने रिलीजन्स हैं, उन पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। तो वो लोग भी अपने कॉलेज चुन सकते हैं, वो लोग भी कहीं भी एडमिशन चाहे तो वो हमारे साथ भी एडमिशन कर सकते हैं, या फिर वो चाहें तो अपनी भाषा का, अपने लैंग्वेज का अपना एजुकेशन, अपने धर्म का एजुकेशन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फिर हमने ये एक और चीज़, उनके साथ भी कोई अन्याय ना हो, इसलिए उनके फेवर में भी बहुत सारी चीज़ें की गई ताकि उनके साथ भी कोई भेदभाव ना हो। साथ ही में जो लॉ रिलेटिंग जैसे कि वुमेंस हो गए, औरतें हो गए, उनके साथ अत्याचार ना हो, वो भी आगे बढ़े, है ना, क्योंकि पहले से उनके साथ भी अत्याचार किया गया तो इसलिए वो भी आगे बढ़े, इसलिए यहाँ पे उनके लिए भी कानून अधिकार दिए गए। तो फिर हमने ये भी देखा कि भाई जो जुडिशियरी होती है ना, तो किस तरीके से, तो कानून में जो भी चेंजेस आते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस आते हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वही चेंजेस हो सकते हैं जो सबकी सहमति से हो, ठीक है। तो जुडिशली जो रहता है वो सही डिसीजन लेता है। डिसीजन उसके यही होते हैं जैसे कि लेबर को, जैसे कि बच्चों से काम नहीं करवाना, तो चाइल्ड राइट टू एजुकेशन, चिल्ड्रन का एजुकेशन है, राइट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट की, ह्यूमन राइट का प्रोटेक्ट करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने जानी, एक इंडिविजुअल का प्रोटेक्शन करना। तो फिर ये सारी चीज़ें देखी। फिर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे माइंडसेट के ऐसे भी हैं कि जो इतनी आसानी से मानने वाले हैं, जैसे डाउरी सिस्टम बंद किया गया है, एक्ट बनाया गया है, देन उसको लोग मानते नहीं हैं, है ना, कहीं ना कहीं गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इतने लाख। तो ये सारी यूपी, एमपी, राजस्थान, हर जगह ये भी सिस्टम चल रहा है, तो इसको भी बदलना है। तो ऐसे माइंडसेट के जो लोग हैं उनको भी चेंजेस लाना है। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे देखा और ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि सोसाइटी का भला हो। डेमोक्रेसी का मकसद ये है कि सब कोई एकता लाए, यूनिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ आए और सबका भला हो, ठीक है। तो हमने वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जाना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं, किस तरीके से वो हमारी गवर्नमेंट को हेल्प करता है, ताकि गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क करती है। अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ईजी वे में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।